मैं अपनी ही दुनियादारी के ख्यालों में खोया हुआ अपने घर की तरफ एक एक कदम आगे बढ़ता चला जा रहा था। सोच रहा था कि मेरी पत्नी निशा न जाने घर पर क्या कर रही होगी। आसपास से जो भी व्यक्ति निकलता, मैं उसे भी देखता। कभी खुद की हालत पर गौर करता, तो कभी उसकी हालत पर और सोचता। न जाने वो दिन कब आएगा जब मेरे भी दिन बदलेंगे, जब भी मैं अपने घर की रंगत बदल पाऊंगा। अपनी पत्नी के लिए जो कुछ भी करना चाहता हूँ, वो सब कुछ कर पाऊंगा। यही सब सोचते सोचते मैं घर के सामने तक पहुंच चुका था। घर का दरवाजा खुला हुआ ही था। मैंने जैसे ही अंदर कदम रखा, तभी सामने अपनी पत्नी को आंगन के बीचों बीच अपना सिर पकड़े हुए देखा तो मैं बुरी तरह से घबरा गया। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं। मैंने उससे पूछा, क्या बात है निशा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? पर उसके मुंह से तो जैसे कोई बोल ही नहीं निकल पा रहा था। वो बस जैसे तैसे खुद को संभाले हुए खड़ी थी। मैंने तुरंत दौड़कर उसके कंधे के ऊपर हाथ रखा तो वो एकदम से जैसे अपना बैलेंस ही खो बैठी और नीचे गिरने लगी। मैंने तुरंत उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। उसकी ऐसी हालत देखकर मैं बहुत परेशान हो गया। ऐसा लग रहा था कि उसमें जैसे जान ही नहीं बची है। इसलिए मैं उसे तकरीबन घसीटते हुए बरामदे में रखी हुई चारपाई तक लेकर आया। इस समय मैं खुद भी अपने होश खो बैठा था। निशा, सब कुछ ठीक तो है ना? आखिर क्या हो गया है? मुझे लग रहा है तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैंने घबराते हुए अंदाज में सवाल किया तो वो बस हल्का सा मुस्कुराई और फिर बोली कि नहीं, बस ऐसे ही तबीयत तो ठीक है। मुझे जरा सा चक्कर आ गया था। आप परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतनी भी बड़ी कोई बात नहीं है। वो मुझे समझाते हुए बोली तो मैं उसे देख कर रह गया। मेरी आंखें ऊपर से लेकर नीचे तक उसका पूरा मुआयना कर रही थीं। मैंने देखा कि वो कुछ ही दिनों में सूख कर एकदम कांटा हो चुकी थी और उसका रंग भी एकदम से बिल्कुल सफेद पड़ गया था। आंखों के आसपास मैंने देखा कि काले गहरे गड्ढे से दिखने लगे थे। ये सब देखकर मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई और मुझे अंदर ही अंदर खुद पर गुस्सा आने लगा कि मैं ही उसका ठीक से ख्याल नहीं रख पा रहा था। आखिर मैं करता भी तो क्या करता? मैं तीन तीन जगह पर काम करता हूँ। सुबह के समय मैं एक नाश्ते वाले के होटल पर 12 बजे तक काम करता रहता हूँ। वहां से बिना किसी आराम के मैं दूसरे होटल पर जाता हूँ, जहां पर लोगों को खाना परोसने का काम मुझे करना पड़ता था। और फिर रात 8 बजे के बाद मैं एक मोबाइल वाले की दुकान पर चला जाता था। वहां पर मैं सिर्फ 2 घंटे के लिए काम करके अपने घर वापस आ जाता था। पूरे दिन मुझे एक पल की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। मैं अपनी डिग्री पूरी नहीं कर पाया था और बस इसी वजह से मैं कोई ढंग की नौकरी भी नहीं कर पाया। अपनी पत्नी को इस हालत में देखा तो अफसोस की वजह से मैं उससे नजरें चुराने लगा। मैंने कहा, निशा, ऐसा करो, तुम आराम करो, या बताओ तो चलो हम लोग डॉक्टर के पास चलते हैं। ये तो अच्छा हुआ कि आज मुझे जल्दी छुट्टी मिल गई और मैंने सोचा कि चलो इसी बहाने दोपहर में चलकर घर का खाना ही खा लेते हैं। तो मुझे तुम्हारी हालत का पता चल गया, वरना ना जाने क्या होता। मैंने सोचा था कि घर का थोड़ा सामान भी मैं ला करके रख दूंगा। मैंने जब निशा को ये बताया तो वो इनकार में सिर हिलाने लगी। अरे नहीं, इस सब की जरूरत नहीं है। तुम्हें तो पता है ना कि डॉक्टरों की फीस कितनी महंगी होती है और फिर वो कई तरह के टेस्ट भी लिख देते हैं और फिर दवाइयों का खर्चा अलग। और फिर तुम्हें अभी अलग से काम के लिए भी तो निकलना होगा ना। फालतू में क्यों अपना दिन खराब कर रहे हो? अगर कुछ घंटे भी तुम लेट पहुंचे तो तुम्हारा मालिक तुरंत ही पैसे काट लेगा और फिर 50 बातें अलग सुनाएगा वो। अपनी पत्नी को मेरी फिक्र करते देखकर मैं सुन्न रह गया था। उसे मेरी कितनी चिंता थी। और इधर मेरे घरवाले थे जिन्होंने मुझे बेसहारा इधर उधर दूसरों के रहमो करम पर छोड़ दिया था, जैसे कि मैं कोई लावारिस हूँ। मैंने उसे आराम से चारपाई पर लिटाया और फिर मैं हाथ पैर धोने के लिए हैंडपंप की तरफ बढ़ने लगा कि तभी मुझे किसी चीज के धड़ाम से नीचे गिरने की आवाज सुनाई दी। मैंने घबराकर पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गया। उस वक्त मैंने ये नहीं देखा कि मैं टूटी हुई चप्पल पहन रखी थी और हैंडपंप के पास काफी सारा पानी भी पड़ा हुआ था, जिस वजह से मैं फिसल भी सकता था। लेकिन फिर भी मैंने घबराकर भागते हुए अपनी पत्नी की तरफ दौड़ा, मगर मेरी चप्पल गीली हो चुकी थी और टूटी होने की वजह से मैं तुरंत फिसलकर मुंह के बल गिर पड़ा। मेरी पत्नी सामने अपनी आधी खुली और आधी बंद होती आंखों के साथ मुझे देख रही थी। मेरे पैर में एकदम से भयंकर दर्द की लहर उठी। मैं खुद को जैसे तैसे संभाल कर उठकर खड़ा हुआ और फिर लंगड़ाते हुए अपनी पत्नी के पास पहुंचा। एक पल को तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं उसके पास तक नहीं पहुंच पाया तो शायद मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगा।
उसको पाने के लिए तो मैंने अपने पूरे खानदान से जंग छेड़ दी थी और उन सब ने मुझे इस तरह से अकेला छोड़ दिया था। निशा, तुम ठीक हो ना? मुझे तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। मैं आंसू भरी आंखों से उसे देखते हुए बोला और उसका सिर अपनी गोद में रखते हुए उसका सिर सहलाने लगा। वो कुछ बोलना चाहती थी पर बोल नहीं पाई। उसके होंठ तो हिल रहे थे पर पलकें एकदम सीधी थीं। मैं उसे इस हालत में नहीं देख सकता था। मेरे पैर में इस वक्त भयंकर दर्द उठ रहा था पर मुझे अभी उसकी परवाह नहीं थी। मैंने अपनी पत्नी को उठाकर चारपाई पर लिटाया और पानी लेने के लिए उधर भागा। मेरे पैर में शायद मोच आ गई थी। पानी लेकर आया तो वो एकदम बेहोश होकर लेटी थी। ये देखकर मेरी तो जान गले में ही अटक गई। मैं बुरी तरह से घबरा गया। मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी सबसे कीमती चीज को खो दूंगा। मैंने जल्दी से पानी के छींटे निशा के मुंह पर मारे तो वह एकदम से हड़बड़ाकर उठी और फिर आंखें खोलकर हैरत से मेरा चेहरा देखने लगी। मैंने अपनी आंखों के आंसू पोंछे तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराने लगी। मैंने कहा कि हम इसी वक्त अभी डॉक्टर के पास चल रहे हैं। मैं अब तुम्हारी एक भी नहीं सुनने वाला। मैंने उसे डांटा तो वो और मुस्कुराने लगी। फिर मैंने सोचा कि पर मैं उसे डॉक्टर तक लेकर कैसे जाऊं? मेरे पास तो मोटरसाइकिल भी नहीं है। फिर मुझे गली वाले डॉक्टर का ख्याल आया। मैंने कहा कि तुम बस 2 मिनट इंतजार करो, मैं अभी उन्हें बुलाकर लाता हूँ। ये कहकर मैं जल्दी से उठा और लंगड़ाते हुए भागने की कोशिश करने लगा। निशा ने मुझे लंगड़ाते देखा तो वो एकदम से तड़प उठी, लेकिन मैंने उसकी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया और सीधा गेट की तरफ बढ़ गया। मैं अब उसे और परेशान नहीं कर सकता था। पहले ही उसकी तबीयत खराब थी। मेरे पैर में तो दर्द हल्का था, कुछ समय बाद वो ठीक हो जाता। मैं परेशान होते हुए डॉक्टर कुमार के पास आया तो वो मुझे देखते ही मुस्कुराने लगे। उनका और मेरा रिश्ता थोड़ा दोस्ताना टाइप का था, क्योंकि उनके घर में कभी जो छोटे मोटे काम हुआ करते थे उसके लिए वो मुझे बुला लेते थे। अक्सर मैं उनके काम कर देता था, या फिर अगर उन्हें काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना होता और उनकी पत्नी को कोई काम पड़ जाता या फिर उनकी गाड़ी ड्राइव करनी होती तब भी वो मुझे बेझिझक बुला लेते थे। और इसी तरह से मेरे और डॉक्टर के बीच अब बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं थी। मैं उनके कैबिन में पहुंचा तो पहले तो नर्स ने मुझे रोका, पर डॉक्टर कुमार की नज़र मुझ पर पड़ी तो उन्होंने तुरंत नर्स को डांट दिया। फिर मैं उन्हें लेकर सीधा घर चला आया। हालांकि उनके क्लिनिक में मरीजों की भीड़ लगी हुई थी, पर फिर भी उन्होंने सबसे पहले वहां मुझे महत्व दिया। ये देखकर मेरी आंखों में नमी आ गई थी। मैं सोचने लगा कि मेरे अपने मुझसे अनजान बन गए हैं और ये एक डॉक्टर है जो अनजान होते हुए भी बिल्कुल मेरे अपने जैसे ही मेरी फिक्र कर रहे हैं। उन्होंने जब मुझे परेशान देखा तो बोले, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इस तरह की हालत में औरतों की तबीयत ज्यादातर खराब हो जाती है। अपनी पत्नी का अच्छे से ख्याल रखो। जब उन्होंने मुझे ऐसा कहा तो मैं सवालिया नजरों से उन्हें देखकर रह गया। तो वो शायद समझ गए और बोले कि अरे, मैं तुम्हें बताना भूल गया था, तुम्हें तो पता ही नहीं होगा। तुम्हारी पत्नी दरअसल आज सुबह ही मेरे पास आई थी और वो प्रेग्नेंट है। हल्की सी मुस्कान के साथ उन्होंने इतनी बड़ी खुशखबरी मुझे सुना दी तो मेरा तो सिर ही घूम कर रह गया था। मुझे अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ कि मैं ये क्या सुन रहा हूँ। डॉक्टर साहब ने मुझसे हाथ मिलाकर बधाई दी और गले भी लगाया, पर मुझे तो जैसे किसी चीज का होश ही नहीं था। फिर वो चले गए। मैं गेट पर ही खड़ा रह गया। मेरी पत्नी चारपाई पर लेटी थी। शायद उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उठकर बैठ पाती। मैं तुरंत निशा के पास गया तो वो मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ देखने लगी। निशा बोली, अगर आपके पैर में इतना दर्द हो रहा था तो फिर आपने डॉक्टर कुमार से दवाई क्यों नहीं ली? जब उसने शिकायत भरे अंदाज में कहा तब मुझे ख्याल आया कि हाँ, मुझे तो उन्हें अपना पैर दिखा देना चाहिए था। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी हड्डी टूट गई हो और बाद में मुझे और मुश्किल हो जाए। पर फिलहाल मैं इस हालत में नहीं था कि अपने बारे में सोचता। मैं खुश होकर बोला, तुमने सुना डॉक्टर साहब अभी ये क्या कहकर गए हैं? तो वो और मुस्कुराने लगी और बोली कि तुम खुश तो हो ना? उसने ऐसा कहा तो मैं थोड़ा गुस्से से बोला, अरे भला ये भी कोई दुखी होने वाली बात है क्या? मैं तो इतना खुश हूं कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। आज तक मैं तुम्हें कोई भी खुशी नहीं दे पाया, यहाँ तक कि मैं तुम्हारा ठीक से ख्याल तक नहीं रख पाया और तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी दे दी। ऐसा लगता है कि हमने जो इतना बड़ा बलिदान दिया उसका फल मिल गया है। फिर वो खुद को संभालते हुए धीरे से उठने लगी। वो बहुत कमजोर लग रही थी। मैंने कहा, आज से मैं तुम्हारे लिए फल भी लाया करूंगा। देखो तो तुम्हारा रंग कैसे सफेद हो गया है। उसने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा कि आप ऐसे परेशान मत हो, वैसे भी मेरी वजह से आपको इतनी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है।
मैं खुद बहुत शर्मिंदा हूँ। उसने ये कहा तो मैं चुप हो गया। अभी तक वो यही सोचती रहती थी कि उसकी वजह से ही मुझे कितनी सारी मुश्किलें झेलनी पड़ी। कहीं ना कहीं ये बात सच भी थी, पर वो वही लड़की थी जिसको खोने का एहसास ही मुझे एकदम बिखेर देता था। मैं आखिर उसे ऐसे कैसे खो देता? और मेरे घर वाले कैसे थे जो मुझे खुश नहीं देखना चाहते थे? अब जब मैं खुश हूं तो वो मुझसे नाराज बैठे हैं। 2 साल हो चुके हैं, मैं अभी तक अपने घर वालों की शक्ल तक नहीं देख पाया। फिर मैंने निशा को सहारा देकर उसे कमरे तक लाया, चारपाई पर लिटाया और खुद बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद मैं कुछ फल लेकर घर आ गया तो वो गुस्सा होने लगी कि मैं फल क्यों लाया हूं। आपने इतने पैसे खर्च कर दिए, अब पूरा महीना कैसे गुजरेगा? आप हैं कि बस खुशखबरी क्या मिली, आपने पैसे लुटाना शुरू कर दिया। मैंने उसे डांटा कि तुम चुप रहो, जो मैं कहता हूं चुपचाप वैसा करो। अगर तुम्हारी देखभाल के लिए मुझे एक नौकरानी भी रखनी पड़ी ना, तो मैं वो भी रख लूंगा। मुझे अब किसी बात की कोई चिंता नहीं। दरअसल मेरे पास थोड़े बहुत पैसे पहले से जमा थे, क्योंकि मैं शुरू से अपना खुद का कोई कारोबार करना चाहता था। इसीलिए एक एक पैसा बचा रहा था, जिसकी वजह से पैसे ठीक होने के बावजूद भी हम लोग एकदम गरीबों वाली जिंदगी जी रहे थे। क्योंकि कारोबार के लिए कोई छोटी मोटी रकम तो चाहिए नहीं होती, और उसके लिए बहुत पहले से पैसे भी बचाने होते हैं। इस तरह फिर 6 महीने बीत गए। एक दिन जब मैं काम से लौट रहा था तो मुझे लगा कि जैसे कोई मेरे पीछे है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं दिखा। मैं थोड़ा उलझन में पड़ गया, लेकिन फिर जल्दी जल्दी चलते हुए घर की तरफ बढ़ने लगा। उस वक्त रात के तकरीबन 11 बज रहे थे, इसलिए डर के मारे मेरी जान निकल रही थी। गलियां भी काफी सुनसान पड़ी थी, क्योंकि ये सर्दियों के दिन थे। इसीलिए सभी लोग अपने अपने घरों में रजाइयों में दुबके थे। मेरी तो काम की मजबूरी थी, इसलिए मुझे इस वक्त घर से बाहर होना ही था। आजकल काम भी कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। अब तो मैं दोपहर का खाना खाने भी घर आना छोड़ दिया था। निशा पूरा दिन घर में अकेली रहती। मुझे उसके अकेलेपन का एहसास होता था, पर आखिर मैं क्या कर सकता था, क्योंकि मैं अपने बच्चों को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था, बिल्कुल वैसी जैसी आज से 2 साल पहले मैंने कभी गुजारी थी। वो भयानक रात मैं आज भी नहीं भूल सकता। उसको जब भी मैं याद करता हूँ तो मेरे पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस वक्त मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने जल्दी से शॉर्टकट लिया और मोहल्ले की पतली गलियों से होता हुआ अपने घर की तरफ जाने लगा। तभी मुझे और भी तेज वैसा महसूस होने लगा कि जो कोई भी मेरा पीछा कर रहा था वो अब और करीब आता जा रहा है, क्योंकि मैंने अपने अलावा किसी और व्यक्ति का साया अपने साथ चलते हुए देख लिया था। मैं बुरी तरह से डर गया। मेरे पास तो ऐसी कोई चीज भी नहीं थी जिससे मैं अपनी सुरक्षा कर सकूं, इसीलिए मेरे हाथ पैर फूलने लगे। सर्दी के बावजूद मुझे पसीना आने लगा। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। 1-2 बार मैंने मुड़कर पीछे देखने की हिम्मत की, पर जब उस साये के हाथ में मैंने कोई चीज देखी तो डर के मारे मेरा गला भी सूखने लगा। तभी मुझे डॉक्टर कुमार का घर दिखा। मैं बिना कुछ सोचे समझे उनके घर की छोटी दीवार फांद कर कूदने लगा, पर तब तक जो कोई भी मेरा पीछा कर रहा था उसने एकदम से एक नुकीला चाकू मेरी तरफ बढ़ाया, जो मेरी कमर में लग गया और मैं दर्द से तड़प उठा। डॉक्टर के घर के बाहर बैठने वाला गार्ड चौंक गया और वो तुरंत हरकत में आया। उसने लाइट जलाकर उस आदमी के चेहरे पर रोशनी डाली तो अपनी पहचान छुपाने के लिए वो वहां से भाग निकला, पर मैं दर्द से तड़पते हुए लॉन में गिर गया। ये गार्ड उनके घर में नया नया आया था। उसको लगा कि मैं कोई चोर हूं, इसीलिए उसने मुझे पीटा और फिर पुलिस को फोन करके उनके हवाले कर दिया। मैं उस वक्त जख्मी था, दर्द से परेशान था, इसीलिए अपने लिए कोई बहस नहीं कर पाया। जब पुलिस वालों ने मुझे देखा तो उन्होंने भी मुझे चोर ही समझा और उन्होंने भी मेरी पिटाई कर दी। फिर वो मुझे थाने लेकर चले गए। वहां मैंने एक पुलिस वाले को पहले तो हाथ पैर जोड़कर समझाने की कोशिश की, पर उनमें से कोई नहीं सुन रहा था। फिर मजबूरन मैंने कुछ पैसे दिए और डॉक्टर कुमार से बात करवाने के लिए कहा तो उन्होंने तुरंत मेरी बात करवा दी। जब मैंने उन्हें सच बताया तो वो हैरान रह गए। वो तुरंत अपने उसी गार्ड को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचे और मुझे छुड़ा लिया। वो अपने साथ अपनी मेडिकल किट भी लाए थे, इसीलिए उन्होंने मेरे जख्म पर मरहम पट्टी की और मुझे इंजेक्शन भी लगा दिया। मैं इस वक्त बहुत डरा हुआ था, इसीलिए मैं डॉक्टर कुमार के साथ ही अपने घर के लिए निकला। पर जैसे ही वहां पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर मैं दहल गया। दरवाजा टूटा हुआ था,
ऐसा लग रहा था जैसे कोई जबरदस्ती घर में घुसा हो। आंगन में घर का सामान बिखरा पड़ा था। वैसे भी हमारे पास कोई ज्यादा सामान तो था नहीं। मुश्किल से पैसे बचाकर थोड़ा बहुत सामान लिया था। ऐसी टूट फूट देखकर मैं बौखला गया। डॉक्टर कुमार और उनका गार्ड भी अभी मेरे साथ ही थे। अपनी पत्नी का ख्याल आते ही मैं बिना किसी तकलीफ की परवाह किए भागता हुआ कमरे में पहुंचा तो निशा वहां नहीं थी। उसका दुपट्टा पड़ा हुआ था जो उसने सुबह पहना था। न जाने वो कहाँ थी और हमारे घर कौन आया था। पहले मुझ पर हमला हुआ और अब मेरी पत्नी गायब थी। ये सब सोच सोचकर मैं पागल हो रहा था। डॉक्टर कुमार लगातार मुझे तसल्ली देने की कोशिश कर रहे थे, पर फिर भी मैं खुद को कुछ भी समझा नहीं पा रहा था। मैं जल्दी से घर से बाहर निकला। अभी कुछ कदम ही दूर गया था कि तभी एक जानी पहचानी आवाज ने मेरे कदम रोक दिए। प्रतीक भैया, आपकी पत्नी हमारे घर पर हैं। आपके घर मकान मालिक आया हुआ था जिसने खूब हंगामा किया। बड़ी मुश्किल से हमने उसे वापस भेजा है। शायद आपने कई महीनों का किराया नहीं भरा है। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गया। वो दिव्या बहन थी। हमारे घर के पड़ोस वाले घर में रहती थी। उनके पति विदेश में थे, इसीलिए मैं उनके भी कई बार कुछ काम कर दिया करता था। मोहल्ले वाले भी मेरी हालत से अच्छी तरह वाकिफ थे। मैं वहां से जल्दी दिव्या बहन के साथ चलते हुए उनके घर गया। देखा तो निशा की तबीयत खराब थी और चारपाई पर लेटी थी। उसे ऐसी हालत में देखकर मैं रोने लगा। मैंने उससे पूछा, ये सब क्या है? तो वो भी रो पड़ी। दिव्या बहन जल्दी से पानी लेकर आई। मैं निशा को शांत करने के लिए उसका सिर सहलाने लगा तो वो कहने लगी कि मकान मालिक आया था, वो पैसे मांग रहा था। मैंने कहा कि मेरे पति आएंगे तो मैं दे दूंगी, पर वो माना ही नहीं और मेरे साथ गलत हरकत करने लगा। ये कहते कहते वो बुरी तरह रो पड़ी। फिर वो बोली कि जब मैं पैसे नहीं दे पाई और वो वहां से जाने को तैयार नहीं हुआ तो किसी शैतान की तरह मुस्कुराते हुए बोला कि अगर मैं उसके साथ एक रात बिता लूं तो वो मेरा सारा कर्जा माफ कर देगा। निशा की ये बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया। उसने बताया कि मैंने उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मार दिया और बस वो इसी बात से बौखला गया और आधे घंटे बाद ही गुंडे लेकर घर आया और सामान की तोड़फोड़ करने लगा और मुझे भी मारना पीटना शुरू कर दिया। वो तो दिव्या बहन बीच में आ गई और मैं बच गई। फिर वो तुरंत मुझे वहां से निकालकर अपने घर ले आई। उन लोगों ने हमारे घर का दरवाजा भी तोड़ दिया। ये सब बताते बताते वो रोने लगी तो मैंने उसे चुप करवाया। मैंने उससे कहा कि आज की रात यहीं पर रुक जाते हैं। दिव्या बहन को भी कोई दिक्कत नहीं थी। उन्होंने अपना एक कमरा हमें दे दिया था। मकान मालिक ने दोबारा से अपने गुंडों को भेजा तो मैं सामान उठाकर दिव्या बहन के उसी कमरे में रहने लगा। वो अपने पिताजी के मकान में रह रही थी और बहुत जल्द ही वो अपने पति के पास विदेश भी जाने वाली थी। हम लोगों के पास अब सिर्फ 10-11 दिन ही बचे थे। इन दिनों मैं बहुत परेशान था। निशा की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। वो बहुत कमजोर थी। डॉक्टर ने तो कह दिया था कि जितनी ये कमजोर हैं, बच्चा पैदा होने के दौरान बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है। ये सुनकर मैं घबरा गया था। ऑपरेशन के पैसे भी जमा करने लगा था। इन्हीं दिनों दिव्या बहन के पति ने उन्हें अपने पास वापस बुलवा लिया। वो मुझे अपना भाई ही मानती थी और उनके पति को भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि हम लोग उनके घर में रहने लगे हैं। मैंने उन्हें थोड़ा बहुत किराया देने की कोशिश भी की, पर दिव्या बहन ने मना कर दिया। न जाने कौन मेरे पीछे पड़ गया था। मेरी बाकी की 2 नौकरियां चली गईं। जब कुछ समझ नहीं आया तो मैंने फलों का ठेला लगाना शुरू कर दिया, पर अब ज्यादा पैसे नहीं बचते थे और फल भी अक्सर सड़ जाते थे। पर मैं निशा को ये सब नहीं बताता था ताकि वो परेशान ना हो। एक दिन मैं घर आया तो देखा कि निशा कहीं नहीं थी। मैं घबरा गया। मैं तुरंत डॉक्टर कुमार के घर आया तो पता चला कि वो वहीं पर थी। उसने मुझे देखा तो रोते हुए मेरे गले लग गई। मैंने पूछा, क्या हुआ? तो बोली कि वो मकान मालिक अब बिना बात मुझे परेशान कर रहा है। मैं घबरा गया और सोचने लगा कि दिव्या बहन के पति तो ऐसा नहीं कर सकते। वो तो बहुत अच्छे आदमी हैं। मुझे परेशान देख निशा समझ गई कि मैं उसकी बात का क्या मतलब समझ रहा हूँ। तो वो बोली कि हमारा पुराना मकान मालिक परेशान कर रहा है। वो मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है। आपको मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप वैसे ही कितना परेशान रहते हैं। वो पिछले 2 महीने से जब भी मैं घर से बाहर कुछ लेने के लिए या किसी काम से निकल रही हूँ
तो वो मुझे बीच रास्ते में रोक कर परेशान कर रहा है। ये सुनकर तो मैं दंग रह गया कि वो मेरी पत्नी के साथ ये सब करता रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। डॉक्टर कुमार 2 दिन बाद दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहे थे। उन्होंने ये घर भी बेच दिया था। मैं अब उनसे भी कोई मदद नहीं ले सकता था, इसीलिए चुप रहा। मैंने निशा को अच्छी तरह समझाया कि जब मैं काम पर जाऊंगा तो वो घर से बाहर नहीं जाएगी और अंदर से कुंडी लगाकर रखेगी। फिर मैं उसे एक छोटा सा मोबाइल फोन भी खरीद कर दे दिया, ताकि किसी भी प्रॉब्लम में अगर वो पड़ जाए तो वो तुरंत मुझसे कांटेक्ट कर सके। जब हम डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गए तो पता चला कि अब बस डिलीवरी का वक्त बहुत करीब आ चुका है। वो तो भगवान का शुक्र था कि मेरे पास ऑपरेशन के खर्चे के पैसे जमा हो चुके थे। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश था और निशा भी थोड़ा निश्चिंत थी, पर ऐसा लग रहा था कि एक के बाद एक मुसीबतें हमारा पीछा छोड़ ही नहीं रही हैं। उन्हीं दिनों हमारे घर में चोर घुस आए और वो लोग मेरी जिंदगी भर की सारी जमा पूंजी और हमारा मोबाइल फोन सब छीन कर ले गए। मैं तो पत्थर सा ही रह गया। मेरी दुनिया उजड़ चुकी थी, पर यह सब फिर भी बहुत कम था। जुल्म की हद तो तब हो गई थी जब उन चोरों में से किसी एक ने मेरी प्रेग्नेंट पत्नी के पेट पर लात मार दी। निशा दर्द से तड़प कर चिल्लाते हुए एक कोने में गिर पड़ी और मैं खौफ और सदमे से पागल हो रहा था। मेरे हाथ पैर फूल गए थे। वो जालिम तो हमारा सब कुछ लूट कर जा चुके थे, पर अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने तड़पते हुए निशा को संभालने की कोशिश की। मैं पागलों की तरह गली में दौड़ा और उसे लेडी डॉक्टर के पास पहुंचा, जो कि 2 गलियां छोड़कर अपना क्लिनिक चलाती थी। पर वो निर्दयी थी। उसने बिना पैसों के मेरी मदद करने से साफ मना कर दिया। उस वक्त आधी रात हो चुकी थी और मैं पागलों की तरह उसके घर के बाहर का लोहे का गेट पीट रहा था। पहले तो उसके पति ने बाहर आकर मुझे खूब बातें सुनाई कि मैं रात के इस वक्त उन्हें क्यों परेशान कर रहा हूँ। उसका पति पुलिस वाला था। वो गुस्से में बड़बड़ाता हुआ मेरे मुंह पर गेट मारकर अंदर चला गया और मैं खून के आंसू पीकर रह गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, और ऐसी हालत में तभी भयंकर बारिश शुरू हो गई। मैं बिना चप्पल के कीचड़ और पानी में भागता हुआ एक और डॉक्टर के पास पहुंचा, जो कि सरकारी अस्पताल में गायनेकोलॉजिस्ट थी, और पिछले कुछ समय से मैं निशा को रेगुलर चेकअप के लिए उनके पास ही लेकर जा रहा था। मेरे पास उस वक्त 1 रुपया तक नहीं था। ना मैं किसी से बात कर सकता था, क्योंकि मेरा फोन भी चोरी हो गया था, और ना इस तूफानी रात में कोई मेरी मदद के लिए तैयार था। मैं हॉस्पिटल के उस क्लिनिक में पहुंचकर डॉक्टर के पैर पकड़ लिए, पर वो भी इस भयंकर बारिश में मेरे साथ चलने को किसी भी हालत में तैयार ही नहीं थी। वो कहने लगी कि अगर ऐसा है तो अपनी पत्नी को यहीं पर लेकर आओ। मैंने गिड़गिड़ाकर उनके आगे हाथ जोड़कर कहा कि पर मैडम, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी मदद से मैं अपनी पत्नी को यहाँ पर लेकर आऊं। आपके पास तो गाड़ी होगी ना। फिर भी उस डॉक्टर का दिल नहीं पिघला। मैंने अपनी नाक डॉक्टर के कदमों में रगड़ना शुरू कर दिया और कहा कि मेरी पत्नी इस वक्त दर्द से तड़प तड़प कर मर रही है। भगवान के लिए उसका इलाज कर दीजिए। मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है। मेरी बात समझिए, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। पर मेरी इस चीख पुकार का भी उस डॉक्टर पर कोई असर नहीं हुआ, और उसने मुझे मुफ्तखोर, कामचोर और ना जाने क्या क्या कहकर मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। मैं अपनी पत्नी के प्यार में ही ये सब कुछ सह रहा था। बाहर निकला तो देखा कि चारों तरफ पानी भरने लगा था। तभी मुझे अपनी पत्नी का तड़पता हुआ चेहरा याद आया, तो मैं जोर जोर से रोने लगा, और रोते हुए मैं घर की तरफ भागा। मुझे लगा कि अब मेरी पत्नी जिंदा नहीं बचेगी, क्योंकि डॉक्टर तो पहले ही बोल रहे थे कि वो बहुत कमजोर है, और फिर डिलीवरी के दौरान ऐसी सिचुएशन भी बन सकती है कि माँ या बच्चे में से किसी एक को ही बचा सकते हैं, और वो भी अब नॉर्मल डिलीवरी तो भूल ही जाइए, इनका तो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। जब डॉक्टर ने मुझे ये बात बताई थी तो मैं तब से ही बहुत डरा हुआ रहने लगा था, पर मैंने डॉक्टर को पहले ही बोल दिया था कि अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन बनती है तो आप बस मेरी निशा को बचाइएगा। पर शायद किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। ये हादसा था जैसे कि मेरे ऊपर कयामत बनकर टूट पड़ा। मैं रो रो कर पागल हो रहा था, क्योंकि मेरे हाथ से सब कुछ फिसल रहा था। पहले मैंने अपना इतना अच्छा घर खोया, अपने घर वालों को खोया, और अब निशा
उसे तो खोने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं उस भारी बारिश में कांपते हुए घर की तरफ भागा। मेरे पैरों के तलवे जख्मी हो रहे थे, टांगे कांप रही थीं। बार बार ऐसा लगता कि घर ना जाऊं, क्योंकि वहां जो देखूंगा उसका सामना नहीं कर पाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि वहां कोई अनहोनी हो गई हो। मेरी जान मेरे गले में अटक गई थी। आखिरकार मैं कांपते कदमों के साथ अपने मोहल्ले की तरफ बढ़ा। तब तक बारिश थोड़ी हल्की हो चुकी थी, पर ठंडी हवा अभी भी मुझे परेशान कर रही थी। मैं सर्दी के मारे अकड़ सा रहा था। मुझे लगा कि कहीं मैं बेहोश होकर गिर न जाऊं। पर जैसे ही मैं घर के दरवाजे के पास पहुंचा, तभी कुछ आवाजें मेरे कानों से टकराईं और वो मनहूस भयानक दिन एक बार फिर से मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। मैं अपनी पत्नी को किसी भी कीमत पर नहीं खो सकता था। जैसे ही मैं अंदर की तरफ बढ़ा, मैंने कुछ हंसी मजाक और एक आदमी की बातों की आवाज भी सुनी। मेरे कदम वहीं जम गए और जैसे शरीर से मेरी आत्मा ही निकल गई, क्योंकि मैंने जो कुछ सामने देखा। मैं जब तकरीबन 5 साल का था, तब मेरी माँ का देहांत हो गया था। पापा ने दूसरी शादी मुन्नी देवी से की। देखने को तो वो सबको बहुत अच्छी औरत लगती थी, मगर उन्होंने एक माँ का फर्ज कभी नहीं निभाया। पर हाँ, मेरे बाप की पत्नी का किरदार उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से निभाया था। हवेली को संभालने की जिम्मेदारी अब उनके ही कंधों पर आ गई थी, जो उन्होंने बड़ी ही खुशी के साथ निभाई। पर कभी भी हम दोनों भाइयों का ख्याल तक नहीं किया। मेरी माँ का देहांत उस वक्त हो गया था जब वो मेरी बहन को जन्म दे रही थी। उस वक्त मेरी बहन तो बच गई थी, पर सिर्फ कुछ महीनों के लिए वो जिंदा रही और उसके बाद वो भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। पिताजी ने हम दोनों भाइयों को खूब पढ़ाया लिखाया, कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। मुन्नी देवी से भी बाद में पिताजी के 2 बच्चे हुए, जिनसे मेरी कभी नहीं बनी, क्योंकि मैं ज्यादातर हॉस्टल में ही रहकर पढ़ा था। मुझे अपने गांव के ढकोसले और रीति रिवाज बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, और कई बार तो मैं विश्वास ही नहीं कर पाता था कि आजकल के जमाने में भी ऐसी रस्मों रिवाज भला कोई इंसान कैसे निभा सकता है। पर गांव के लोग उन पर बहुत विश्वास रखते थे। इस वजह से मैं अपने घर से दूर रहना चाहता था, और दूसरी वजह मुन्नी देवी थी, जिसकी वजह से भी मैं गांव वापस नहीं आना चाहता था। पापा खुद भी चाहते थे कि मैं गांव से दूर रहूं। उन्होंने मेरे बड़े भाई को सारी जिम्मेदारियां दे रखी थी। मैं जब भी आता तो हम दोनों के बीच भी कई बार बहस हो जाती थी, और उसकी वजह भी थी मुन्नी देवी, क्योंकि मेरा भाई किसी पागल की तरह मुन्नी देवी पर अंधा भरोसा करता था। पर वो औरत कभी भी हमारे साथ ईमानदारी का व्यवहार करती नहीं दिखती थी, खास तौर पर तब से जब से उसके अपने बच्चे पैदा हो गए थे। इसीलिए वो हम दोनों को ही अपने रास्ते से हटाने की बात सोचती रहती थी। वो मेरे भाई को इस वजह से मेरे खिलाफ भड़काती थी। वो चाहती थी कि उसके बेटे को सब कुछ मिले और हम दोनों भाई खाली हाथ रह जाएं। इसीलिए मुझे उस औरत से चिढ़ होती थी। सच यही था कि घर में मेरी ज्यादा किसी से नहीं बनती थी, सिवाय मेरी दादी के। जब वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई, तब तो मैंने गांव आना ही छोड़ दिया था। इधर मेरी डिग्री पूरी होने में अभी कुछ समय बाकी था। पापा ने मुझे एक दिन दबाव डालकर घर वापस बुला लिया। उन दिनों मेरे बड़े भाई की शादी थी, और उसकी पत्नी कोई और नहीं बल्कि मुन्नी देवी के भाई की बेटी थी। इसी वजह से वो शादी में कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रही थी। उन्होंने अपने भाई की बड़ी बेटी का रिश्ता बड़े भैया के साथ और छोटी बेटी का रिश्ता मेरे साथ पिताजी से बात करके तय करवा दिया था। अब मुझे साफ बोल दिया गया था कि मुझे हर हाल में ये शादी करनी ही पड़ेगी। जैसे ही मुझे पता चला तो मैंने तुरंत मना कर दिया। पापा से जब मैंने इस बारे में बात की तो वो मेरे सामने तो कहने लगे कि ठीक है, जो तुम्हारा फैसला होगा हम मानेंगे। पर उस वक्त मुन्नी देवी इस बात पर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। इधर पापा की बातों से मुझे ये भी समझ आया कि वो मुझे उतना ज्यादा सीरियस नहीं ले रहे हैं। उन्हें लग रहा था कि जब मैं लड़की को देखूंगा तो शायद हाँ कर दूंगा। पर जब मैंने उस लड़की को देखा तो मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि उसने 4 किलो मेकअप अपने मुंह पर थोप रखा था, जिस वजह से उसकी असली शक्ल तो दिखाई ही नहीं दे रही थी। ऊपर से वो भी मुझे स्वभाव से बिल्कुल मुन्नी देवी जैसी ही चालाक लगी। इसलिए मैंने तुरंत मना कर दिया। पर फिर भी मुझे लग रहा था कि जैसे कोई मुझे सीरियस नहीं ले रहा, और मैं लगातार अपनी सौतेली माँ के जाल में फंस रहा हूँ। उस औरत ने पूरी हवेली पर अपना राज चला रखा था। कोई भी उनकी बात को मना नहीं कर सकता था, और जो भी अगर करता तो उसका अंजाम ऐसा निकलता कि इंसान सोच भी नहीं सकता, क्योंकि ये सब कुछ वो बड़ी ही चालाकी से करती थी। ये मैं अच्छे से जानता था।
उन्हीं दिनों मेरी मुलाकात निशा से हुई। वह हमारी हवेली में नौकरानी के तौर पर काम करने आई थी। जब मुझे उसकी कहानी का पता चला तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि निशा की माँ मुन्नी देवी की पहचान वाली थी। और एक वक्त हुआ करता था जब जिस इंसान को मुन्नी देवी पसंद करती थी, उस इंसान ने उन्हें नहीं बल्कि निशा की माँ को चुना, और तब से मुन्नी देवी उनसे नफरत करने लगी। पिताजी से शादी के बाद जब इधर निशा के पिता का देहांत हो गया तो मुन्नी देवी ने ऐसे हालात का फायदा उठाया और निशा की माँ को और भी बदहाल स्थिति में ला दिया, जिसकी वजह से आज वो नौकरानी के तौर पर काम करने को मजबूर थी। इसीलिए मेरी सौतेली माँ निशा पर भी बहुत जुल्म करती थी, पर मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं होता था। पहले शुरू में मुझे निशा से हमदर्दी थी, लेकिन फिर बाद में उससे मेरी दोस्ती हो गई, और ना जाने ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई। मैं उसके लिए स्टैंड लेने को तैयार हो गया। वो मुझे कई बार रोकती थी और कहती थी कि उसकी वजह से मैं खुद को मुसीबत में क्यों डाल रहा हूँ, पर मैं एक मासूम लड़की पर ऐसे जुल्म होते नहीं देख सकता था। जब मुझे पता चला कि मेरी सौतेली माँ को हमारे बारे में पता चल चुका है, तो उन्होंने एक और नया नाटक रचा। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और इधर वो नए नए तरीके अपनाने लगी, जिससे वो निशा को रास्ते से हटा दें और मेरी शादी अपने भाई की छोटी बेटी से करवा दें। यहाँ तक कि उन्होंने निशा को कहीं दूर भिजवाने की भी कोशिश की थी, और वो ये इल्जाम लगाना चाहती थी कि वो खुद ही किसी और के साथ भाग गई। जब मुझे उनकी प्लानिंग के बारे में एहसास हुआ तो मैंने सोच लिया कि मैं इस औरत के गंदे इरादों को कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगा। तभी मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं निशा से शादी करूंगा। जब मैंने ये बात अपने पापा को बताई तो पहले तो वो चुप रहे, फिर जब इस बारे में वो मेरी सौतेली माँ से बात करके आए तो बहुत गुस्से में थे, और उन्होंने आते ही मुझे कई थप्पड़ मार दिए, जिस वजह से मैं लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ा। उस वक्त पापा मुझे खूंखार नजरों से देख रहे थे। मैं समझ गया कि सौतेली माँ ने अपना काम कर दिया और उन्होंने मेरे पिता को मेरे खिलाफ अच्छे से भड़का दिया है। पिताजी ने तुरंत ही मुझे गुस्से में घर से निकल जाने का ऑर्डर दे दिया, तो मैं अपना जरूरी सामान लेकर हवेली से निकल आया। निशा ने मेरे आगे बहुत हाथ पैर जोड़े कि मैं इस तरह से ना जाऊं, वो मेरी जिंदगी से चली जाएगी, बस मैं यहाँ रहकर आराम से अपना जीवन बिताऊं। पर मैं ऐसा भला कैसे कर सकता था? एक लड़की को अपनी वजह से मुसीबत में मैं पहले ही डाल चुका था। अब पीछे हटना किसी कायरता का काम था और मैं ऐसा नहीं कर सकता था। आखिर मेरे शरीर में भी मेरे खानदान का खून दौड़ रहा था, तो भला मुझे ये सब कैसे मंजूर होता? मैंने ठान लिया कि मैं खुद यहाँ से चला जाऊंगा तो निशा की जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी। शायद इधर उस बेवकूफ लड़की ने भी यही सोच लिया कि अगर वो यहाँ से चुपचाप चली जाएगी तो मुझ पर जो मुसीबत मंडरा रही है वो खुद ब खुद हट जाएगी। इधर मैं घर से निकल गया और उसके बाद वो भी घर से निकल गई थी, लेकिन किस्मत शायद हम दोनों को मिलाना चाहती थी। हम दोनों एक ही बस में सवार हो गए थे। जब कंडक्टर ने एक लड़की से पैसे मांगे तो वो लड़की हाथ जोड़ने लगी कि उसके पास पैसे नहीं हैं, जिस पर कंडक्टर उसके साथ बदतमीजी करने लगा। उस वक्त बस में बस कुछ ही लोग थे, जिनमें से कुछ तो बूढ़े थे। एक अकेला मैं ही था जो जवान हट्टा कट्टा था। उस वक्त जब मैंने कंडक्टर को लड़की के साथ इस तरह की हरकत करते देखा तो मुझे बहुत गुस्सा आया और उस लड़की की इज्जत बचाने के लिए मैं कंडक्टर पर चिल्लाने लगा। वो डर गया और तभी मेरी नज़र उस सहमी हुई लड़की पर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो तो निशा थी। वो मेरी ही भलाई के लिए घर छोड़ रही थी, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि वो कहाँ जाएगी। बस वो सिर्फ मेरी खातिर ये सब करने को तैयार थी। ये देखकर मैंने अपना सिर पकड़ लिया। अब वहां से वापस लौटना तो मर जाने के बराबर था। पिताजी ने तो खुद ही धक्के देकर मुझे निकाला था, वो भी अपनी दूसरी बीवी के कहने पर। अब भला मैं निशा को बेसहारा कहाँ छोड़ता, इसीलिए मैं उसे अपने साथ लेकर चलने लगा। प्यार तो मैं वैसे भी उससे करता ही था, पर पता नहीं था कि किस्मत ऐसा खेल खेलेगी। फिर मैंने उससे शादी की और मैं यहाँ किराए के घर में रहने लगा। नया शहर, नई जिंदगी, सब कुछ नए सिरे से शुरू करना था। पर चिंता इस बात की थी कि मेरी डिग्री भी पूरी नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी आखिर नौकरी तो करनी ही थी ना। मैंने कई जगह पर अप्लाई किया पर नौकरी नहीं मिली। पता नहीं लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे थे। वो ज्यादातर एक्सपीरियंस मांगते या फिर डिग्री, पर मेरे पास अभी कुछ नहीं था। मैंने सोचा कि ऐसा करता हूँ कि दोबारा से अपनी पढ़ाई पूरी करता हूँ। इसीलिए मैं अगले साल में यूनिवर्सिटी गया तो पता चला कि वहाँ एडमिशन बंद हो गए हैं।
समय निकल चुका है। मैं हताश होकर लौट रहा था कि तभी मुझे एक पहचान के बाबू से पता चला कि ये सब कुछ मेरे पिताजी के ऑर्डर पर किया जा रहा है। एडमिशन तो अभी भी चल रहे हैं, क्योंकि मेरे पिताजी को उस कॉलेज के सभी लोग अच्छे से जानते थे और उनके मना करने के बाद ही वो लोग मेरा एडमिशन नहीं ले रहे थे। ये सब देखकर मैं बहुत परेशान हो गया। कुछ समय बाद जब मेरे हालातों के बारे में पिताजी को इधर उधर से पता चला तो उन्हें अपने किए पर अफसोस होने लगा। उन्हें भी लगा कि उन्होंने गलत किया है, पर फिर भी वो अपनी एक जिद पर अड़े थे। उन्होंने मुझे निशा को छोड़ने को कहा, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता था। वो यहाँ तक कि निशा की जान भी लेना चाहते थे। इसीलिए मुझे फिर दूसरे शहर आना पड़ा। ना तो मुझे डिग्री मिल पाई और ना ही कहीं अच्छी नौकरी। कई जगह ऐसी भी थी जहां पर सिफारिश काम कर रही थी, पर अब तो मेरे पास कोई सिफारिश भी नहीं थी। इसलिए मुझे हर जगह सिर्फ हार मिली। अब मैं जिस जगह रह रहा था वहां मोहल्ले में काफी बड़े बड़े लोग रहते थे, और वहीं उस मोहल्ले के आखिरी किनारे पर मैं एक पुराने और जर्जर मकान में रहता था। वहां पर कुछ मकान ऐसे ही बने थे जिनमें मिडिल क्लास लोग रहते थे। मैं अभी दरवाजे पर खड़ा ये सब कुछ सुन ही रहा था और अपने ख्यालों में खोया था कि तभी उन बातों की आवाज़ों के बीच में एक औरत के रोने की आवाज़ भी आई। तो मेरे हाथ पैर कांपने लगे कि ना जाने अंदर कौन कौन बैठा है। कहीं मेरे घर वालों को हमारा पता तो नहीं चल गया। मैं घबराई हालत में अंदर पहुंचा तो मेरी सांस अटक गई। मेरा बड़ा भाई राजेश और उसकी पत्नी गीता वहां बैठे हुए थे। मेरी पत्नी चारपाई पर लेटी रो रही थी और एक प्यारा सा गोल मटोल बच्चा उसके पैरों के पास लेटा हुआ था। मैं घबरा गया। राजेश भैया एकदम से मेरी तरफ मुड़े। मैं भयंकर गुस्से में था। मैंने तुरंत पास में रखा हुआ एक डंडा उठा लिया। मैंने सोचा कि आज मैं भूल जाऊंगा कि वो मेरे बड़े भाई हैं। उस भयानक रात जिस तरह पिताजी के कहने पर उन्होंने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी, मैं वो आज भी भूल नहीं पाया हूँ। वो भले ही मुझे मार डालते, ये बात अलग थी, लेकिन अगर मेरी बीवी को कोई भी नुकसान पहुंचाने की उन्होंने हिम्मत की तो मैं सारे रिश्ते नाते भूल जाता। मैं गुस्से से आग बबूला हो रहा था और उनके चेहरे पर शर्मिंदगी साफ तौर पर दिख रही थी। कैसे हो तुम? उन्होंने मेरी तरफ बढ़ते हुए कहा तो मैं फौरन पीछे हटने लगा। आप यहाँ पर क्यों आए हैं? हम लोगों को मारने के लिए आए हैं ना? देखिए, आप मुझे मार डालिए, लेकिन मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए। निकल जाइए मेरे घर से, वरना मैं अभी पुलिस को बुला लूंगा। मैंने रोते हुए कहा तो भैया तड़प उठे। भगवान का वास्ता है छोटे, मुझे माफ कर दे। वो सब मैंने पिताजी के कहने पर ही किया था, क्योंकि मैं उनका आज्ञाकारी बेटा था। भला मैं उनका कहा कैसे नहीं मानता। मैं जानता हूँ मैं उस वक्त बहुत गलत था। मुझे पिताजी का साथ नहीं देना चाहिए था। मैं इतना नीचे गिर गया कि उनके कहने पर मैंने अपने ही भाई को मारने की कोशिश की। ये कहते हुए उन्होंने अपने हाथों को दरवाजे पर पटकना शुरू कर दिया। मैंने उनकी ये हालत देखी तो दंग रह गया। गीता भाभी भी सिर झुकाकर बैठी थी। मेरी पत्नी कमजोर आंखों से मुझे देख रही थी और मेरा बेटा आंखें बंद किए चुपचाप लेटा था। गीता भाभी अफसोस भरी नजरों से मुझे देखने लगी, जैसे वो चाहती हो कि मैं उनके पति को ऐसा करने से रोकूं। मैंने कहा, भैया अपना ये नाटक बंद करिए और यहाँ से चले जाइए। मैं किसी से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। मैंने गुस्से से कहा तो भैया एकदम मेरी तरफ बढ़े और मैंने उन्हें पीछे धक्का देने के बावजूद भी वो नहीं माने और मुझे गले लगा लिया। कहने लगे, मेरी बात तो सुनो, उसके बाद तुम जो फैसला करना है कर लेना। मैं चुपचाप फिर एक तरफ बैठ गया। वो बोले, मुन्नी देवी को पैरालाइज का अटैक हुआ है और उन्होंने ऐसी हालत में अपने सारे किए धरे को मान लिया है। उन्होंने साफ बताया कि हम दोनों भाइयों को उन्होंने किस तरह से एक दूसरे से लड़वाने की कोशिश की। वो अब हर वक्त मुझसे माफ़ी मांगती रहती हैं। उन्होंने ये भी बताया कि वो पिताजी को कैसे भड़काती थी ताकि वो कोई ऐसा वैसा फैसला कर डालें। छोटी छोटी बातों को वो इतना तूल दे देती थी जिससे बात इतनी बढ़ जाए कि तुम हमसे अलग हो जाओ। तुम्हें पता है, पिताजी भी आखिरी सांस तक तुम्हारा ही नाम लेते रहे और अब सौतेली माँ भी बस कुछ ही दिनों की मेहमान है। डॉक्टर ने बता दिया है कि उनके पास भी ज़्यादा वक्त नहीं है। भैया ने यह बोला तो मैं चुपचाप बैठा रहा। वो औरत इस हालत तक पहुंच गई थी, ये सुनकर मुझे थोड़ा दुख तो हो रहा था। भले ही उन्होंने हमारे साथ अच्छा नहीं किया था, पर मैं किसी को भी इस हालत में नहीं देख सकता था। अब तुम फैसला करो छोटे, तुम क्या चाहते हो? हम लोग तुम्हें वापस लेने आए हैं। मैं अपने भाई का हिस्सा कभी भी नहीं खा सकता हूँ। वो तो मुन्नी देवी थी जो हर वक्त मुझे भड़काती रहती थी और मैं इतना पागल था कि उनके झूठे प्यार और केयर को सच समझता था और इसीलिए किसी भी हद तक चले जाने को तैयार हो जाता था।
तुम मुझे माफ कर दो। वो हाथ जोड़ते हुए बोले तो मैंने उनके हाथ पकड़ लिए। तभी वो कहने लगे, हमारी छोटी बहन की शादी हो चुकी है, वो अपनी जिंदगी में खुश है। और गीता की छोटी बहन अनु, जो उस वक्त तुमसे मोहब्बत के दावे कर रही थी, वो तो किसी और के साथ भाग गई। पर अफसोस, कुछ महीने बाद ही उस लड़के ने भी उसे धोखा दे दिया और इसीलिए अब अपने घर इतनी बेइज्जती कराकर वापस लौट आई है। मैं तुम्हें ये सब इसलिए नहीं बता रहा हूं कि तुम्हें अब दोबारा से अनु से शादी करने के लिए मजबूर किया जाएगा। मैं तो बस तुम्हें बता रहा हूं कि पिताजी का फैसला बिल्कुल गलत था। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुमने उस लड़की से शादी नहीं की। सच कहूं तो मुझे भी वो लड़की ठीक नहीं लगती थी। भैया ने जब ऐसा कहा तो गीता भाभी का मुंह उतर गया था। आखिर वो उनकी बहन थी। अपनी ही बहन के बारे में भला कोई ऐसे कैसे सुन सकता था? भले ही वो सच हो, पर फिर भी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। अब वहां एकदम से सन्नाटा पसर गया। तभी निशा ने कहा, सुनिए, माफ कर दीजिए। अगर ये लोग यहाँ वक्त पर नहीं पहुंचते तो शायद मैं तो मर ही चुकी होती। उसने ऐसा कहा तो मैं हैरान होकर उसे देखने लगा। गीता भाभी डॉक्टर हैं, इन्होंने ही तो मुझे बचाया। जब निशा ने ये कहा तब मुझे याद आया कि हाँ, उस वक्त उनकी भी पढ़ाई चल रही थी। मैंने फिर उन दोनों को धन्यवाद कहा, लेकिन उनके साथ जाने से साफ मना कर दिया। वो लोग अफसोस करते हुए वापस चले गए। सारी रात मैं खुद को कोसता रहा कि काश एक बार मैं हिम्मत करके अपने भाई को गले लगा लेता। वो कितने प्यार से मुझे देख रहा था। वो शर्मिंदा भी था, पर एक मैं था कि अब जैसे मेरा दिल ही सबसे रूठ चुका था। वो पूरी रात करवटें ही बदलते रहे गुजरी। निशा भी काफी परेशान थी। हम दोनों को कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। सुबह हुई तो भैया भाभी दोबारा से हमारे घर आ गए और जबरदस्ती हमारा सारा सामान पैक करने लगे। निशा ने मुझे समझाया कि अब हमें भी यहाँ से चले जाना चाहिए। घर वालों से दूरी रखकर भला हम कौन सी बहुत बड़ी जंग जीत रहे हैं? बेहतर यही है कि हमें अपने परिवार में लौट जाना चाहिए। निशा के बहुत कहने पर मैं मान गया। हमने पूरा सामान पैक किया और भैया भाभी के साथ हवेली वापस आ गए। इस हवेली ने मुझे बहुत दुख दिए थे। मेरा पूरा बचपन न जाने कितनी मुश्किलों में गुजरा था, पर ये लोग आज भी मुझे बहुत प्यारे थे। अपनी सौतेली माँ के कमरे में जब मैं आया तो वो हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांगने लगी। उनकी हालत ऐसी थी कि मुझे उन पर दया आ रही थी। अगर वो मेरी बहुत बड़ी दुश्मन भी होती तब भी मैं उन्हें माफ कर देता, क्योंकि मैं समझ लो कि कमजोर दिल का इंसान था। इस तरह की चीजें देखना मेरे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल था। निशा ने भी उन्हें माफ कर दिया और तभी वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। ऐसा लग रहा था जैसे हमारी माफी के इंतजार में ही उनकी जान अटकी हुई थी। हमने उनका अंतिम संस्कार कर दिया। पता नहीं क्यों, पर उस वक्त मैं बहुत रोया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं उस औरत के मरने पर क्यों रो रहा हूँ, जिसने पूरी जिंदगी मुझे इतनी तकलीफें दी थी। मुझे अपने पिताजी की भी बहुत याद आ रही थी। उनकी गलती बस ये थी कि वो हमेशा सौतेली माँ की बातों में आ जाते थे। पर मुझे भी लगता था कि मैं भी काफी विद्रोही था। मुझे भी अपने पापा को प्यार से समझाना चाहिए था। वो आज हमारे बीच नहीं थे और मैं सिर्फ पछतावा करके रह गया था। जब राजेश भैया ने जमीन के बंटवारे की बात की तो मैंने उन्हें रोका और कहा कि अब तक जैसे वो सब कुछ संभालते आए हैं वैसे ही संभालें। मुझे बस कुछ पैसे चाहिए ताकि मैं अपना खुद का कारोबार शुरू कर सकूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। राजेश भैया ने ठीक ऐसा ही किया। इधर जब मैंने अपना नया कारोबार शुरू किया तो मेरी सौतेली माँ के बेटे और हमारे सबसे छोटे भाई अजय ने भी मेरा साथ दिया। वो अपनी माँ से बिल्कुल अलग था। हम दोनों ने कारोबार शुरू किया और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे साल बीतते गए वो कारोबार दिन रात तरक्की करता गया। मेरी बहन भी अपनी जिंदगी में खुश थी। वो भी बहुत अच्छी थी। कहीं से भी नहीं लगता था कि वो मुन्नी देवी की बेटी है। आज भी भले ही मैं अपनी सौतेली माँ को माफ कर चुका हूँ, पर जब भी अतीत की बातें याद करता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। हम सब बहन भाई अब साथ में रहते हैं। आज वो वक्त है जब हमें फर्क नहीं पड़ता कि हमारी माँ अलग अलग थी और इस समय गीता भाभी और निशा ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जिस तरह उन दोनों ने हमारे परिवार को जोड़ कर रखा वो वाकई तारीफ के काबिल है। मैं हमेशा बड़े भैया और गीता भाभी का एहसानमंद रहूंगा, जिनकी वजह से मेरे बच्चे और मेरी पत्नी की जान बची थी। वरना पैसा ना होने की वजह से शायद मैं उन दोनों को ही खो देता और सारी जिंदगी पछताता रहता। कभी कभी हमारे अपने हमारा इतना दिल दुखा देते हैं कि उनका चेहरा देखने तक का मन नहीं करता। पर कभी वही लोग होते हैं जो हमारे सबसे बुरे वक्त में भी हमारा साथ देते हैं। तब ये लगने लगता है कि उनके जैसा कोई नहीं हो सकता।
मैंने अपनी जिंदगी की मुश्किलों से यही सीखा है कि इंसान के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि वो अपनी रोजी रोटी कमाए, अपने बीवी बच्चों के सिर पर छत का साया दे और उन्हें इज्जत भरी जिंदगी दे। हम इंसान भी कितने अजीब हैं। हम दूसरों के चेहरे पर लगे हुए नकाबों को पहचान नहीं पाते और जब वे नकाब उतरते हैं तो कई बार पूरी जिंदगी पछतावे का बोझ उठाना पड़ता है। सच यही है कि जिंदगी की असली खूबसूरती बड़ी बड़ी गाड़ियों और आलीशान कोठियों हवेलियों में नहीं, बल्कि उन रिश्तों में है जो आपका मुश्किल वक्त में साथ दें और जिनके साथ हम हंसी खुशी रहें, क्योंकि वही वक्त सबसे ज्यादा अनमोल होता है। और ऐसे में भले ही कमाई कम हो, पर हमें कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। कई बार हमें अपनों की गलतियों को माफ करके भी अपने गुरूर को एक तरफ रख देना चाहिए, लेकिन ऐसा करना भी कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, जैसे कि मैं था। अगर भैया भाभी अपनी तरफ से हमारी ओर कदम ना बढ़ाते तो शायद मैं पूरी जिंदगी अपने ही घमंड में अंधा रहता। पर जो लोग सबसे पहले पहल करते हैं वो वाकई बहुत बड़े दिल वाले होते हैं। मेरा बेटा अब थोड़ा बड़ा हो गया है। वो जब भी हंसी खुशी मेरी हवेली और वहां के गार्डन में खेलता है तो मैं जिस खुशी से भर जाता हूँ उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। वो बहुत मासूम है। उसे तो ये भी नहीं पता कि उसके माँ बाप ने उसे इस दुनिया में लाने के लिए कितनी मुश्किलें झेली हैं। आज जब हम सब एक साथ मिलकर खाना खाते हैं, बातें करते हैं, तो एहसास ही नहीं होता कि हम कभी बिछड़े भी थे। बड़े भैया के बच्चे भी मेरे बेटे का बहुत ख्याल रखते हैं और उसे खूब प्यार करते हैं। मैं भगवान का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे सब कुछ लौटा दिया। सच कहा है किसी ने, अपने दिल में मैल रखकर हम कभी भी सुकून भरी जिंदगी नहीं जी सकते। इसीलिए जहां तक हो सके सबको माफ करते चलिए, क्योंकि हम बदला लेने की सोचते हैं पर उससे कभी भी हमारी जिंदगी बदलती नहीं है। ये कहानी सिखाती है कि सच्चा प्रेम, धैर्य, मेहनत और त्याग इंसान को सबसे कठिन परिस्थितियों से भी बाहर निकाल सकते हैं। रिश्तों में चाहे कितनी भी गलतफहमियां और दर्द क्यों ना आए, समय पर किया गया पश्चाताप, क्षमा और अपनापन बिखरे हुए परिवार को फिर से जोड़ सकता है। जीवन की असली दौलत धन संपत्ति नहीं, बल्कि वे रिश्ते हैं जो मुश्किल समय में आपका साथ निभाएं। तो दोस्तों, आप लोग किस शहर से हमारी कहानी सुन रहे हैं और आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाइप दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो मुझे सुपर थैंक्स देकर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही शानदार कहानियां लाती रहूं। ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक एवं मनोरंजन के उद्देश्य से लिखी गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं, स्थान और संवाद लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, समुदाय या वास्तविक घटना से यदि कोई समानता प्रतीत होती है तो उसे मात्र संयोग समझा जाए। इस कहानी का उद्देश्य किसी व्यक्ति, समाज, धर्म, जाति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि केवल मनोरंजन और सकारात्मक संदेश देना है। धन्यवाद।